Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स का फिर नेक्स्ट लेक्चर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज़ क्यों करते हैं, तो इसके पहले आपने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर कि स्फेरिकल कैपेसिटर को क्यों रिजेक्ट किया गया, उसमें क्या डिमेरिट्स था। उसी डिमेरिट्स को दूर करने के लिए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का स्टडी करेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा पीछे का मैं बतलाता हूँ, हिंट कर देता हूँ ताकि समझने में आसान हो। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में स्फेरिकल कैपेसिटर, तो स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में आपने क्या इसका डिमेरिट्स था, क्यों इसको रिजेक्ट किया गया, वो बता रहा हूँ। इसका जो इसमें क्या प्रॉब्लम था, क्यों रिजेक्ट किया गया, तो देखिए इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम जो था ना कि इसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू था बहुत ही कम था। मीन्स क्या बोल सकते हैं, इट हैज़ वेरी लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। पहला था इट हैज़ वेरी लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। इसका मतलब इसमें जो चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी, बहुत ही कम था। हाँ, मतलब वेरी लो वैल्यू या लो वैल्यू यानी वेरी लो वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, ability to store charge is very low। और इसको मैं बता चुका था आपको कि आप 1 मीटर का जो रेडियस लिया था स्फेरिकल कैपेसिटर में, उसमें कितना था, बहुत ही कम कैपेसिटी का चार्ज स्टोर्ड हो रहा था। 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ माइक्रोकूलम इतना चार्ज स्टोर हो रहा था। कितना, 1 मीटर रेडियस स्फेरिकल कैपेसिटर में। मतलब क्या था, उसकी कैपेसिटी बहुत कम है चार्ज स्टोर करने का। और कैपेसिटर का काम होता है कि कोई भी कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना, और ये चार्ज ही कम स्टोर कर रहा है, तो इसका डिमेरिट हो गया। एंड दूसरा देखिए, इस तरह से ये स्फेरिकल कैपेसिटर दिखा रहा था, तो इसमें क्या है, बहुत ही कम एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने का, पहला डिमेरिट ही हो गया। दूसरा क्या होता था इसमें कि इसमें एनर्जी जो है बॉन्डेड नहीं होता है, यानी एनर्जी इज नॉट बॉन्डेड। एनर्जी इज नॉट बॉन्डेड। देखिए, दो डिमेरिट हो गया, नॉट बॉन्डेड। पहला डिमेरिट हो गया कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम है, और दूसरा डिमेरिट हो गया कि इसमें एनर्जी बॉन्डेड नहीं है। एनर्जी बॉन्डेड नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में स्टोर्ड रहता है ना। चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर्ड है, चार्ज स्टोर्ड है, बट एक जगह नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में स्टोर्ड है ना। चार्ज जो है, चार्ज स्टोर्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म। अब समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले कैपेसिटर की क्या कैपेसिटर कहलाता क्या था कि जिसमें चार्ज करने की एबिलिटी होना चाहिए, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर क्या है, बहुत अधिक चार्ज एक बार सप्लाई कर सके किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक बार ना चार्ज सप्लाई करना होगा, बहुत अधिक चार्ज है, बहुत अधिक हाई करंट जो सप्लाई करना है एक बार। अब यहाँ पर देखिए क्या डिमेरिट है, इसके पास चार्ज स्टोर्ड है बट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। कैसे, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका स्फेरिकल रेडियस ये क्या हो गया, आर हो गया स्फेरिकल का रेडियस, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ, फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी, इन हो जाए इसका आर टू इन्फिनिटी, इसका जो इन देखिएगा, देख रहे हैं कहाँ पर, कहाँ से कहाँ, आर टू रेडियस से इन्फिनिटी तक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इस तरह से एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ, आर से लेकर इन्फिनिटी तक है।
इसका मतलब अभी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब नहीं समझ पा रहे आप। देखिए मैं इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ, बताया था ना इसके पहले वाले लेक्चर में कि मान लिया कोई फंक्शन कर रहा हूँ मैं, और फंक्शन कर रहा हूँ तो उसमें 500 व्यक्ति का हमको अरेंजमेंट करना है। तो 500 व्यक्ति के लिए अरेंजमेंट करने के लिए मान लिया गया 1000 लीटर की हमको व्यवस्था वाटर की करना है। 1000 लीटर वाटर की जब व्यवस्था करना है तो 1000 लीटर वाटर के लिए क्या क्या, एक टैंक बना लिया, 1000 लीटर का ले लिया, 1000 लीटर का वाटर एक जगह ने स्टोर कर लिया। आपको जरूरत पड़ा आसानी से यहाँ से हम सबको सप्लाई कर रहा हूँ, एक ही जगह से ने सब जगह सप्लाई कर दिए। 500 लीटर का एक बार अगर 1000 लीटर की जरूरत पड़ेगा तो एक बार हम सप्लाई कर देंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी 1000 लीटर की। लेकिन अगर यही वाटर 1000 लीटर जहाँ एक जगह स्टोर किए हैं, अगर यही अलग अलग फॉर्म में स्टोर हो, किसी में 100 लीटर है, इसमें 100 लीटर हो गया, किसी में 50 लीटर हो गया, किसी में 250 लीटर हो गया, समझ रहे, कहीं पर आपका हो गया 600 लीटर हो गया, 3 1 4 1000। अब देखिए 4 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यही 1000 लीटर को देख रहे हैं किस तरह से 4 जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। अब हमको एक बार जरूरत पड़ गया 1000 लीटर का, तो क्या सब को मिलाएंगे तब फिर हम सप्लाई करेंगे, ये तो डिफिकल्ट ना हो गया। मतलब यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में यहाँ पर स्टोर्ड है वाटर, और यहाँ क्या एक ही फॉर्म में एक ही जगह ये वाटर स्टोर्ड है। तो यही बोल रहा हूँ मैं, कैपेसिटर का काम होता है कि चार्ज एक ही जगह स्टोर करे और जरूरत पड़ने पर उसको इमीडिएटली एक ही बार वो हाई करंट को सप्लाई कर दे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या जरूरत पड़ने पर तो एक बार नहीं ना सप्लाई होगा, क्योंकि सब ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में यहाँ पर है। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ कि हाँ एनर्जी जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। कहाँ से कहाँ तक, इसके रेडियस से लेकर इन्फिनिटी तक ये चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। तो जरूरत पड़ने पर तो हम चार्ज को एक बार नहीं ना सप्लाई कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट को एक बार नहीं सप्लाई कर सकते। तो ये इसका डिमेरिट हो गया। यही चीज़ बोला जा रहा था यहाँ पर कि जो यहाँ पर चार्ज होता है, वो जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, बॉन्डेड नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहता है। और बॉन्डेड नहीं थे कहाँ से कहाँ तक इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आर से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 2 इसका डिमेरिट हो गया। इसी 2 डिमेरिट के कारण इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम होता है और इसमें एनर्जी स्टोर्ड नहीं होता है। ठीक है, अब इसको जो दूर किया गया इस डिमेरिट को, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ किए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू भी अधिक हो गया और एनर्जी भी बॉन्डेड हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है वही आगे बताना है। ठीक है, तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्यों रिजेक्ट किया गया। अच्छा, और भी कुछ पॉइंट देख लीजिए। जो एनर्जी स्टोर्ड हो रहा था, एनर्जी पिछले लेक्चर में इसे बता चुका था, स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये कितना आ गया था एनर्जी स्टोर्ड, Q²/2C। एक ही आया था। 4th पॉइंट, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, C = 4πε0r। और ये बोला कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, देखिए R एंड ε0 पर। मतलब डायमेंशन, R मतलब क्या, रेडियस, डायमेंशन एंड मीडियम। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड मीडियम ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटर, यही बोल सकते हैं। एंड 5th में तो ये फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर एनर्जी जो हो गया कितना हो गया, Q²/2R, C का वैल्यू 4πε0, तो 8πε0r। यही इतना पॉइंट हम लोग वहाँ पर पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, और इसमें जो डिमेरिट था वो क्यों रिजेक्ट किया, तो इस दोनों पॉइंट के कारण, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम है और उसमें एनर्जी बॉन्डेड नहीं है। ये एनर्जी इज नॉट बॉन्डेड एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज वेरी लो, इसी कारण से रिजेक्ट किया गया। चलिए अब आगे इसी डिमेरिट को दूर करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आ गया कि क्यों इसको रिजेक्ट किया गया, अब क्यों यूज़ किया जा रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वहाँ पर हमको क्या करना है, एनर्जी बॉन्डेड करना है एंड कैपेसिटेंस के वैल्यू, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू को अधिक कर देना है ना। तो देखिए समझिए,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है ना कि यहाँ पर 2 प्लेट लेते हैं। देखिए ये 2 प्लेट लिया आपने, दो प्लेट लिया और इसकी एरिया प्लेट का A1 और इसका एरिया A2। 2 प्लेट लिए जिसका एरिया A1 और A2, और एरिया जो है यहाँ पर हो A1 और A2, ये दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। मतलब जो एरिया लेंगे प्लेट का A1 इक्वल टू A2, यहाँ जो एरिया होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, A1 इक्वल टू A2 पहला। एंड सेकेंड, अब यहाँ पर क्या देखिए समझिएगा, ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ये D, ये बहुत ही कम होना चाहिए। मीन्स दिस D सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स इज वेरी मच लो इन रेस्पेक्ट टू एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट के एरिया के रेस्पेक्ट में। और दूसरा यहाँ पर क्या है, ये D को बहुत ही कम होना चाहिए A के रेस्पेक्ट में, यही देखना आपको। और इस तरह से करने से क्या बेनिफिट होगा ना कि जो पहला डिमेरिट था, क्या चीज़ कि बहुत कम वैल्यू था कैपेसिटेंस की, लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटर का डिमेरिट्स क्या था फर्स्ट में कि वेरी लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, उसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम था। यहाँ पर इस तरह करेंगे ना पैरेलल प्लेट में तो इसकी चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आगे प्रूफ करेंगे कि कैसे ये कंडीशन लेंगे तो उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए, समझ गए, 2 प्लेट लिए, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D हुआ, ये D को बहुत ही कम होना चाहिए और दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, आगे लिखवाएंगे ये सब। अब यहाँ पर देखिए एक प्लेट पर यहाँ पर क्या क्या ये चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट पर ये क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यानी दोनों प्लेट पर चार्ज कर दिया गया, एक को पॉजिटिव चार्ज से और एक को नेगेटिव चार्ज से चार्ज किया गया दोनों प्लेट को। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन बताइए, क्या ये दोनों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होना चाहिए? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों प्लेट पर। तो यहाँ पर आपका आंसर अभी के लिए, हाँ, हम यहाँ पर जो अभी केस लेंगे उस केस में दोनों पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम होना चाहिए। बट ये अगर डिफरेंट भी होगा ना तो उस पर भी निकाला जा सकता है, लेकिन हमारे लिए भी जो आसान होगा ना और समझना आसान होगा कब, जब दोनों में क्या ले लेंगे, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो अभी जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पर कंसिडर करेंगे कि जितना यहाँ पॉजिटिव है वहीं इतना पर नेगेटिव है, दोनों प्लेट पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम है। ठीक है, अब इससे क्या बेनिफिट होगा, देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा ना कि इससे देखिए पहला बेनिफिट तो समझ में आ गया। अब ये इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने से बेनिफिट क्या होगा कि एनर्जी इज बॉन्डेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव के टुवर्ड्स द चार्ज। इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इस तरह से ना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, एनर्जी इज बॉन्डेड हो गया। तो देखिए दोनों डिमेरिट मेरा दूर हो गया कि एक क्या लिया था, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो देखिए इससे क्या बेनिफिट हो गया कि एनर्जी इज बॉन्डेड, एनर्जी यहाँ पर बॉन्डेड हो गया। देखिए दोनों प्लेट के बीच बॉन्डेड हो गया। और स्फीयर के केस में क्या था, ये जो स्फीयर के केस में आप लिया था तो यहाँ एनर्जी क्या था, बॉन्डेड नहीं था, इसका रेडियस क्या r है, तो ये r से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक था। एनर्जी इज नॉट बॉन्डेड, यहाँ एनर्जी बॉन्डेड हो गया। दूसरा, ये जो कंडीशन लिया था, फर्स्ट डिमेरिट वहाँ पर क्या था कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम था। अब ये जो कंडीशन लगाए ना कि A1 माने एरिया दोनों प्लेट का सेम, अब ये D का वैल्यू जो होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, ये एरिया ऑफ प्लेट के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा करने से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए दोनों डिमेरिट हमने दूर कर लिया, कैपेसिटेंस अधिक होने के लिए ये कंडीशन हो गया, और एनर्जी बॉन्डेड होने के लिए दोनों पर प्लस और माइनस नेगेटिव चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए। यही दोनों डिमेरिट तो हमको दूर करना था। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, दोनों प्लेट का। और एक चीज ध्यान देंगे, जब भी चार्ज ऑन कैपेसिटेंस की बात कहा जाए तो चार्ज ऑन कैपेसिटेंस के लिए क्या लिया जाता है, प्लस क्यू चार्ज को माइनस क्यू चार्ज कंसिडर नहीं किया जाता है। तो जब भी इस तरह की बात हो कि चार्ज ऑन कैपेसिटेंस, तो चार्ज ऑन कैपेसिटेंस की बात जब भी हो ना, तो उसके लिए ये प्लस क्यू वाला कंसिडर करते हैं, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। अब आइए इसका कंडीशन देखिए, दोनों में कंडीशन पैरेलल प्लेट के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मेरा कंडीशन वही जो स्फेरिकल कैपेसिटर का जिसके कारण रिजेक्ट किया गया, जो उसका डिमेरिट था, उस डिमेरिट को दूर करने के लिए जो कंडीशन यूज किए, जो यहाँ पर किया, वही तो यहाँ पर लिखना होगा। क्या कंडीशन यूज किया पहला, तो फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, A1 is equal to A2, means area of both plates should be equal, area of both plate should be equal, दोनों देखिए आगे क्यों ऐसा होगा, आगे क्लियर कर देंगे, है ना। इस ये दोनों के कारण क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना। इसके कारण क्या, एनर्जी बॉन्डेड हो गया। बस यही दोनों डिमेरिट को तो रिजेक्ट कर, यही दोनों रीजन के कारण तो स्फेरिकल कैपेसिटर रिजेक्ट किया गया, और यहाँ पर उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। एंड सेकेंड, डी डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स इज वेरी मच लेस देन एरिया ऑफ द प्लेट, मीन्स डी is much less than A, area, means that is separation between two plates is much less than area of plate, so that it behaves as infinite plane sheet of charge, infinite plane sheet of charge। हाँ, एक चीज बोला जा रहा था, मतलब क्या बोले, इस D का वैल्यू बहुत ही कम होना चाहिए, किससे, ये प्लेट के एरिया के रेस्पेक्ट में, यानी जो प्लेट का जो एरिया लेंगे उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए इस डी के रेस्पेक्ट में। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो ये प्लेन शीट लिए हैं वो किस तरह से बिहेव कर जाए, है ना, इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव कर जाए। मतलब ये जो बिहेव कर रहा है अब इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव करना शुरू हो गया। अब समझिए, देखिए इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि देखिए इन्फिनाइट, ये क्या रिलेटिव टर्म ना हो गया। अब समझिए, जैसे डिस्टेंस और ये यहाँ पर एक समझा रहा हूँ, डी, अगर डी यहाँ पर ले लें 10⁻⁻⁶ मीटर, ये वाला डी, और एरिया को हम ले लें सपोज दैट इसका 1 मीटर, सपोज दैट, तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एरिया तो बहुत ज़्यादा हो गया इस डी से, नहीं तो यहाँ पर क्या हुआ, ए इज मच ग्रेटर देन डी, तो ये एरिया यहाँ पर जो हो गया, इस एरिया प्लेट बहुत ज़्यादा ना हो गया डी से, तो यहाँ पर क्या इन्फिनाइट की तरह बिहेव करेगा। मतलब ए यहाँ पर क्या होगा, इसका इसके रिस्पेक्ट में इन्फिनाइट की तरह बिहेव कर रहा है। बस वही चीज़ यहाँ पर ही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस इतना कम हो और ये इतना ज़्यादा हो ताकि ये बिहेव किस तरह से कर जाए, इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव कर जाए। मतलब डिस्टेंस बहुत कम और ये बहुत ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह ये बिहेव करेगा। यही दिखाना चाह रहा हूँ, समझे। ये इन्फिनाइट का मतलब थोड़ी बोर्ड पर इन्फिनाइट की तरह बना देंगे, वो नहीं बताने का मतलब, बना यहाँ समझने का मतलब कि डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, जैसे 10⁻⁶ मीटर है और एरिया हो गया 1, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा होगा ना इसके रिस्पेक्ट में। मतलब ये बिहेव कर रहा है किस तरह से, इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यही बोलने का मतलब हुआ। तो ये दोनों से हमारा बेनिफिट क्या हो गया कि कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा।
इसके करने से ही बेनिफिट होगा। और सेकेंड से तो हमको पता ही चल गया कि एनर्जी बॉन्डेड होना चाहिए, ये वाला कंडीशन पॉजिटिव नेगेटिव सेम रहेगा तो ठीक है, नोट करिए। ठीक है, अब इसके आगे नोट करिए। मिटा देता हूं। अब यहां पर इसका कैपेसिटर निकालना, कैपेसिटेंस निकालना है, यही ना, ये तो कंडीशन देखा। चलिए अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखिए क्या करना है। ये फर्स्ट प्लेट के कारण समझिएगा, इस फर्स्ट प्लेट के कारण, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, ये सेकेंड, इस फर्स्ट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 हो गया। एंड सेकेंड प्लेट के कारण, सेकेंड प्लेट में क्या नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, इसका इधर हो गया। तो दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं, ये तो पता चल गया। तो यहाँ पर निकालिए, क्या निकालना चाह रहे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E1, फर्स्ट के कारण जो निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये फर्स्ट इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। और इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, ये आपने पढ़ा था गॉस लॉ में, प्लेन शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लेन इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वहाँ पर डेराइव जो किया था वो क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा का वैल्यू आपको मालूम है, सिग्मा क्या कहता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता था। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, सिग्मा के जगह पर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये भी लिख सकते हैं E1। फिर आइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, सेकेंड प्लेट का नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया E2, तो यहाँ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये सेकेंड के कारण हो गया, सेकेंड प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E1 प्लस E2, ये ना हो गया E1 प्लस E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जब आपने किया तो इसको आप फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल गया। ठीक है, अब इसके आगे लेट हमको निकालना क्या, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V, तो भी निकालना होगा पोटेंशियल, है ना। तो लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज डेल्टा V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच कितना है, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने पढ़ा था, ध्यान देंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, dV इक्वल टू माइनस
ई डॉट डी आर, ये रिलेशन आया था ई डॉट डी आर। तो यहाँ पर हम मोड के इसका सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और ई डॉट डी आर। तो यहाँ क्या ई डॉट डी आर माने ई डी आर कॉस थीटा। तो बताइए देखिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी दोनों सेम डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया एंड डी इसका भी ये हो गया डी, तो क्या है सेम डायरेक्शन दोनों को हो गया। मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू 0 तो कॉस 0 मतलब 1, तो लिख सकते हैं इसी को मैं ऐसे इसे डेल्टा भी इजकल टू ई इंटू डी, ई इंटू डी। तो ई इंटू डी इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, कॉस 0 हो गया मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ पर मालूम हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए डेल्टा भी इजकल टू ई इंटू डी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालेंगे ई का वैल्यू निकाल चुके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और मल्टीप्लाई बाई डी, ये हो गया डेल्टा भी। एंड कैपेसिटेंस, अब आइए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर सी क्या लिखते हैं क्यू बाई भी, ये आपको मालूम है। एक्चुअली जो भी लिखते हैं क्यू बाई भी, ये भी पोटेंशियल नहीं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए क्यू सी इजकल टू क्यू का वैल्यू कितना हो गया आपका, सॉरी क्यू ही हो गया एंड डेल्टा भी तो आप निकाल चुके क्यू इंटू डी अब बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ए क्यू क्यू कैंसिल, सी इजकल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही तो निकल गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी इजकल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही तो निकल गया। और तो देखिए तो यहाँ भी कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया एंड डी, डी क्या उसका जो डिस्टेंस हो गया एंड परमिटिविटी, मतलब डायमेंशन ऑफ प्लेट, ये डायमेंशन हो गया और ये मीडियम हो गया। तो फिर यहाँ पर देखिए क्या कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड मीडियम ऑफ कैपेसिटर। फिर वही चीज़ है दैट इज कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, पहले भी बता चुका था ये, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड मीडियम ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर, है ना, ये हो गया आपका, नोट करिए। और एक पॉइंट ये भी समझिए, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था इसके लिए, वहाँ लिखा था ना कि समझिएगा यहाँ पर बताया ये जो डी होना चाहिए, दिस डी इज वेरी मच लेस देन ए, मतलब डी को बहुत कम होना चाहिए और एरिया को बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये डी बहुत कम और एरिया बहुत ज़्यादा लिए थे। ऐसा क्यों लिए थे, तो आपको बताए थे कि ऐसा लेने से क्या होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। जो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का डिमेरिट था उस डिमेरिट को यहाँ पर दूर कर लिया गया। देखिए ये प्रूफ हो गया। एरिया ये देखिए तो क्या लिए था, बहुत ज़्यादा लिए थे, तो एरिया को ज़्यादा लेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ये कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और डी को कम लेंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो यही हो गया कि क्यों ऐसा कर रहे थे कि डी को बहुत कम रखा था इन रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ द प्लेट। इसका लेने का रीज़न यही था ताकि ऐसा लेंगे ना तो ये जो कैपेसिटर होगा उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, तो ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए यहाँ डी को बहुत कम और एरिया को बहुत ज़्यादा लिया गया था। जो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में लिखा था कि डी इज मच मच लेस देन ए, और क्यों, इसी रीजन के कारण, ताकि उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाए। और सेकेंड डिमेरिट क्या था, एनर्जी इज नॉट बॉन्डेड, तो वहाँ पर एनर्जी तो बॉन्डेड हो गया, क्यों, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ एनर्जी भी बॉन्डेड हो गया। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर में जो डिमेरिट्स था, जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को दूर कर लिया गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के द्वारा। नोट करिए।
अब आइए इसका सेकेंड टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड, ये तो निकल गया कैपेसिटेंस का, ठीक है। अब आइए एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर। energy stored in a charged capacitor, चार्ज कैपेसिटर। और ये जो कैपेसिटर है वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बारे में बता रहा हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। अब समझिए यहाँ नाम से ही क्लियर है कि एनर्जी जो स्टोर्ड किया गया चार्ज कैपेसिटर वाले केस में, तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है चार्ज कैपेसिटर में वो कौन सा एनर्जी है, तो दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। तो एनर्जी यहाँ पर जो स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, और वो एनर्जी कैसा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी जो स्टोर्ड हो रहा है वो किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब इसी का आगे जो कंसेप्ट नोट करिए, फिर इसको मैं बताता हूं। देखिए अब समझिए यहां पर, देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लिया गया, देखिए कैसे इसमें कर रहा हूं, और एनर्जी क्यों स्टोर्ड हुआ वो खुद पता चल जाएगा। ये दो प्लेट लिया, प्लेट फर्स्ट एंड प्लेट सेकेंड, ठीक है। अभी आप देखिए ये दोनों प्लेट के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना था, डी था। अभी इस प्लेट पर कोई चार्ज है यहाँ पर, देखिए तो अभी ये चार्ज नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी है, चार्ज है बट अभी क्या है, न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज क्या सेम है, इसलिए न्यूट्रल इसको बोला जा सकता है। अब यहाँ देखिए कोई प्लेट है, ये जो पैरेलल प्लेट होगा तो इसका कैपेसिटेंस तो फिक्स हो गया सी, कैपेसिटेंस तो फिक्स रहेगा प्लेट का, वो तो डिपेंड करता है सिर्फ किस पर, उसके मीडियम पर और डायमेंशन पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए कि आप डी क्यू चार्ज, जैसे ये अभी क्या न्यूट्रल है, मतलब टी, समझिए टी इजकल टू 0, तो जब टाइम 0 है तो इस पर चार्ज कितना है, 0, अभी कोई चार्ज नहीं है, जितना पॉजिटिव है नेगेटिव न्यूट्रल है। डेल्टा भी जब चार्ज ही नहीं है तो ये पोटेंशियल भी 0, एंड कैपेसिटेंस तो फिक्स्ड होगा इसका अपना, ठीक है। लेकिन अब क्या करिए फिर, अभी इस कंडीशन में अब ये सेकेंड प्लेट से डी क्यू चार्ज को फर्स्ट प्लेट में लाइए, ये डी क्यू चार्ज को सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट में लाया गया। माने यहाँ पर क्या क्या, अब हमको चार्ज को देखिए कैसे कर रहा हूँ, अभी न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल था तो यहाँ पर क्या किए कि सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर डी क्यू चार्ज को लाया गया, तो सेकेंड से फर्स्ट प्लेट पर डी क्यू चार्ज लाएंगे तो फर्स्ट चार्ज को लाने में तो कोई कार्य या कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज डी क्यू हो गया। फिर सेकेंड डी क्यू को लाइएगा तो सेकेंड डी क्यू को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। रीज़न, अब ये भी पॉजिटिव है और फिर ये भी पॉजिटिव, तो इसको तो रिपेल करेगा, तो आपको क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पर अलग से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, फिर और तीसरा डी क्यू को लाएंगे और अधिक वर्क डन करना, चौथा को लाएंगे और अधिक वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या, पॉजिटिव चार्ज डी क्यू डी क्यू डी क्यू, और यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस तरह से नहीं। तो देख रहे हैं ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव चार्ज हो रहा है किसके कारण हो रहा है, तो डी क्यू चार्ज कहाँ से कहाँ, सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर ला रहे हैं। आई सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट तक डी क्यू चार्ज लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वही वर्क डन तो स्टोर्ड हो रहा है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही
डी क्यू चार्ज को सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन आपका स्टोर्ड हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। समझे, ये एनर्जी जो स्टोर्ड हो रहा है कैसे, ये जो चार्ज हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज हुआ, तो क्या किया फर्स्ट सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर क्या डी क्यू चार्ज को लाया। तो डी क्यू चार्ज को लाने के कारण क्या होगा कि आपको इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, आपके द्वारा जो वर्क डन करना पड़ रहा है, तो आपके द्वारा जो वर्क डन करना पड़ा है वही वर्क डन तो स्टोर्ड हो जा रहा है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एक अब ऐसा सिचुएशन लीजिए, ये तो शुरू में तो जीरो, अब आइए टी इजकल टू टी, जब टाइम टी हो तो टी टाइम पर मान लो यहाँ पर चार्ज हो गया क्या प्लस क्यू, तो अभी चार्ज यहाँ पर क्या हो गया क्यू इजकल टू क्यू, प्लस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, तो डेल्टा भी, तो आपको तो मालूम है, ये जानते हैं रिलेशन है ना, C इजकल टू क्यू बाई भी इजकल टू क्या लिख दीजिएगा क्यू बाई सी, तो यहाँ पर डेल्टा भी क्यू बाई सी, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा। ठीक है, अब आइए फिर उसी तरह से डी क्यू चार्ज ला रहे हैं, डी क्यू इस तरह से चार्ज लाए, तो फाइनली टी इजकल टू इन्फिनिटिव, मतलब जितना चार्ज इसमें स्टोर्ड होना था वो स्टोर्ड हो गया। सपोज यहाँ पर चार्ज कितना स्टोर्ड हो गया प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, माने टाइम जब इन्फिनिटिव कर दिए तो ये डी क्यू चार्ज इसमें ला रहे हैं, तो अब क्या जितना स्टोर्ड होना था, जितना इस पर चार्ज जाना था उतना चार्ज उसमें ट्रांसफर हो गया, उतना चार्ज उसमें स्टोर्ड हो गया, तो यहाँ प्लस क्यू आ गया, तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या हो गया क्यू के बराबर हो गया, जितना इसमें जाना था चार्ज उतना चार्ज उसमें ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर डेल्टा भी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा क्यू बाई सी। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट पर हम कंसिडर करता हूँ, ये वाला सेकेंड वाले पर, यहीं से आपका सारा रिलेशन डेराइव हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करता हूँ, और हाँ यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया आपका जो समझाया था, क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing the dq charge from plate 2 to plate first is stored in form of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, तो आप निकाल सकते हैं कि अब हमको क्या निकालना है कि कितना वर्क डन, ये टोटल चार्ज को सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन तो स्टोर्ड हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। निकालना पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या वर्क डन निकाल दें कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन से, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग डी क्यू चार्ज बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ डी क्यू चार्ज, ये तो डिफिनेशन था। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग डी क्यू चार्ज इक्वल टू डी क्यू या डेल्टा भी इंटू डी क्यू। डेल्टा भी देखिए इस टी टाइम पर कितना था, डेल्टा भी इंटू डेल्टा भी का वैल्यू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। तो डी क्यू चार्ज को सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट तक ले जाने में आपको इतना वर्क डन करना पड़ा, तो इस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले गए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन by external agent is equal to Q by C into dq, ये लिख सकता हूँ टोटल वर्क डन। और कितना चार्ज, टोटल चार्ज को ना किया, चार्ज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इनिशियली चार्ज कितना है 0 एंड फाइनली कितना चार्ज हो गया Q, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट 1 बाई सी बाहर निकाल लीजिए, 0 क्यू इंटू
डी क्यू, है ना। तो फिर आप लिख सकते हैं इसको, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 1/c, और ये क्यू स्क्वायर बाय 2, क्यू से लेकर 0 तक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, ये क्यू का हो गया क्या, क्यू स्क्वायर बाय 2, क्यू स्क्वायर बाय 2, और 0 से क्यू तक ले, तो यहाँ पर क्या क्यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो ये तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग टोटल चार्ज, मतलब इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज, दिस क्यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम सेकेंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। यही तो वर्क डन करना पड़ गया इस क्यू चार्ज को सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट तक लाने में, और जितना ये वर्क डन करना पड़ गया यही वर्क डन स्टोर्ड हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहीं पर हो गया ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये हो गया आपका, यही तो हो गया वर्क स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये निकल गया। अब इसी को बताए थे, ये फॉर्म हो गया, और इसी को आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें इन फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ C एंड V, तो C एंड V के रूप में लिखना चाहेंगे तो Q इजकल टू क्या होता है, सी भी, U इजकल टू सी भी का स्क्वायर बाई 2c इजकल टू हाफ सी भी स्क्वायर, ये फॉर्म हो गया इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। अब Q V के रूप में फिर आइए U इजकल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर 2, और C क्या होता है, C इजकल टू क्यू बाई भी, तो एक क्यू कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया हाफ क्यू इंटू भी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका ये अलग अलग फॉर्म हो गया। आपका यहाँ पर क्यू एंड सी के फॉर्म में, सी एंड वी के फॉर्म में, एंड क्यू एंड वी के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, एक और टॉपिक बच गया, अब उसको भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आ जाएगा। अब इसी का टॉपिक आता है फोर्स ऑन वन प्लेट कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट, फोर्स ऑन वन प्लेट कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट। फोर्स ऑन, नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन वन प्लेट कैपेसिटर, one plate capacitor due to other plate, ड्यू टू अदर प्लेट, है ना। पैरेलल प्लेट में जो दो प्लेट है तो एक प्लेट दूसरे प्लेट पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा वही यहाँ पर बतलाना है, माने एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। तो देखिए आपका ये दो प्लेट तो लिया ही था इस तरह से, ठीक है,
और ये जो एक प्लेट है यहाँ पर, ये चार्ज क्या हो गया, सपोज इसका नाम आप लिख दीजिए फर्स्ट प्लेट, एंड ये सेकेंड प्लेट। दोनों का एरिया क्या है, सेम। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d, और मीडियम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप देखिए हमको क्या निकालना, फोर्स इस प्लेट के कारण, फर्स्ट प्लेट के कारण सेकेंड प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा, एंड सेकेंड प्लेट के कारण फर्स्ट प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा, यही निकालना है इसमें। तो ये जो फोर्स निकालना है तो इसको आप इस तरह से करिए। देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेकेंड प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इज इक्वल टू, समझिए ये फर्स्ट प्लेट के कारण सेकेंड प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस नहीं तो किधर लगेगा, इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट इधर लगेगा ऑन सेकेंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, तो फर्स्ट प्लेट के कारण सेकेंड प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, ये तो कन्फर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग गया। अब एक पर कंसिडर करो, उसी तरह से दूसरे पर कि क्या, कि सेकेंड प्लेट के कारण फर्स्ट प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर लगेगा, ये भी इधर हो जाए टुवर्ड्स द नेगेटिव, जैसे अभी हम सोच रहे हैं उसी तरह से इसमें भी सोचेंगे। देखिए ठीक है, अब यहाँ पर आइए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो आपको ये क्या इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये भी मालूम है। तो इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो मालूम है। और इसी को आप क्या लिखते थे, इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पर लग रहा है ये क्या, E1। अब बताइए इस प्लेट पर, सेकेंड प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है फर्स्ट के कारण, तो क्या होगा, इस पर फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगता है, फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसमें फोर्स इधर लगेगा, ये लगा, तो ये फोर्स जो लगा, अब ये फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया भाई, फोर्स ऑन सेकेंड, तो इसका वैल्यू जो हो गया, ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है QE, ठीक है, तो Q यहाँ पर चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस क्या लीजिएगा, प्लस Q, ये माइनस Q, तो चार्ज क्या है पॉजिटिव वाला Q, और E का वैल्यू क्या निकाल दिए, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू Q स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यही तो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये प्लेट, इस प्लेट के द्वारा इस पर कितना फोर्स इधर लग रहा है, उसी तरह से इस प्लेट के द्वारा, सेकेंड प्लेट के द्वारा फर्स्ट प्लेट पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F2, ये दोनों एक दूसरे को क्या करे, अट्रैक्ट करे, सोचिए यही कंडीशन आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड्स क्या होगा, सेम है, Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो दोनों प्लेट हो रहा है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा, तो इसी का वैल्यू निकलेगा Q स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये हो गया। इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनता है आपका, ये एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में अलग से इसका टॉपिक भी है, तो इसलिए मैं इसको बता दिया कि किस तरह से इसको हम, एक प्लेट दूसरे प्लेट पर कितना फोर्स लगाएगा वो इसका हिंट कर दिया गया। तो आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कंप्लीट हो जाता है, और इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।